नमस्कार, मैं प्रियंका राय राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव, और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का स्त्री शिक्षा के संबंध में सुझाव। कि इस भारतीय शिक्षा आयोग 1882 ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिया, क्या बताया। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस आयोग उस समय जो थी महिलाएं बहुत शिक्षित नहीं थीं, और इस आयोग ने भी यह स्वीकार किया कि उस समय भारत में स्त्री शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी थी, स्त्रियां शिक्षित नहीं थीं। स्थानीय निकायों को बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षा व्यय का एक निश्चित प्रतिशत निश्चित करने की बात इस आयोग ने कही थी। स्थानीय निकायों को बालिका शिक्षा के लिए एक निश्चित व्यय का निश्चित प्रतिशत निश्चित करने की बात कही, और साथ ही ये भी कहा कि जहां आवश्यक हो वहां पे बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय खोला जाए। दूसरा इसमें पॉइंट था कि सरकार को बालिका विद्यालयों के लिए अनुदान देने में सरल बनाना, नियम जो है बालिकाओं के जो विद्यालय हैं उनको अनुदान देने के लिए जो नियम बनाए जाए वो सरल हों। अर्थात कहने का तात्पर्य यह था कि बालिका विद्यालयों को अनुदान देने में उदारता अपनानी चाहिए या उदारता से अनुदान देना चाहिए। नंबर 3 था कि जो बालिकाओं की शिक्षा हो वह निःशुल्क हो, उनसे बालिकाओं से कोई शुल्क शिक्षा के लिए न लिया जाए। नंबर 4 है जो निर्धन छात्राएं हैं उनके लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान हो या उनको छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। नंबर 5 है कि बालिकाएं हैं बालिकाओं के लिए विद्यालयों में छात्रावास का प्रबंध होना चाहिए। और नंबर 6 है इसमें कि बालिका विद्यालय में जहां तक हो सके मतलब कोशिश सरकार को करनी चाहिए कि बालिका विद्यालय में महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए। वहाँ पे पुरुष शिक्षक सरकार को लगभग की कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ भी बालिका विद्यालय हो वहाँ पे जो शिक्षिका हो वो भी महिला हो, और उन महिला शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण के लिए अलग से विद्यालय खोले जाए जहाँ महिला शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। इसमें जो 7वां पॉइंट है वो ये है कि बालिका विद्यालयों के निरीक्षण के लिए जो निरीक्षिकाएं हों वो भी महिला हों, अर्थात बालिका विद्यालय के निरीक्षक के लिए महिला निरीक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए। और इसमें नंबर 8 और जो अंतिम इसका बिंदु है वो है कि बालिका शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट, बालिका शिक्षा की प्रगति, शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट में जो बालिका शिक्षा की प्रगति की रिपोर्ट अलग से दिखाई जाए, क्योंकि सरकार जो थी उस समय वो शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट दिखाती थी। तो इस आयोग ने कहा, भारतीय शिक्षा आयोग ने कहा कि शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट में बालिका शिक्षा की प्रगति की रिपोर्ट अलग से दिखाई जाए, जिसमें कि तत्काल जो उसके लिए अनुकूल हो वो कदम उठाया जाए। अर्थात जैसे उनकी रिपोर्ट हो उनकी उस रिपोर्ट को देखते हुए उसके हिसाब से उस समय देश काल परिस्थिति के हिसाब से या जो ऐसा वातावरण उस समय का हो उसके हिसाब से कदम उठाया जाए। अब तक हमने देखा कि स्त्री शिक्षा के विषय में भारतीय शिक्षा आयोग का क्या सुझाव था। अब हम देखेंगे भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का मुसलमानों मुसलमान बच्चों के शिक्षा के संबंध में सुझाव। सरकार ने जो मुसलमान बच्चे थे, इस आयोग ने मुसलमान बच्चों की शिक्षा के संबंध में भी सुझाव दिया था। जो उस समय मुसलमान वर्ग के जो बच्चे थे या जो मुसलमान वर्ग के लोग थे
वह बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे और उन लोगों में शिक्षा जो है वो मतलब शिक्षा का जो स्तर था मुसलमान बच्चों में बहुत ज़्यादा निम्न स्तर का था। शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम बच्चे पिछड़े हुए थे, तो उन बच्चों की शिक्षा के लिए भी इस आयोग ने सुझाव दिया इसमें कि उसमें जो पहला सुझाव था वो ये था कि जो मुसलमान बच्चे हैं उनके लिए अलग से विद्यालय खोले जाएं, मुसलमान बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से विद्यालय खोले जाएं। जो दूसरा सुझाव था इस भारतीय शिक्षा आयोग का वो ये था कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जो विद्यालय हैं उनमें हिंदुस्तानी भाषा के साथ साथ फारसी में भी शिक्षा फारसी भी शिक्षा का माध्यम हो। वहाँ मुस्लिम विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने वाले हों उनको फारसी भाषा में भी शिक्षा दी जाए। इस आयोग ने कहा कि मुसलमान बच्चों को जहाँ मुस्लिम क्षेत्रों में जहाँ पे हिंदुस्तानी में शिक्षा दी जा रही है वहाँ पे मुसलमान बच्चों को फारसी भाषा में शिक्षा देने की बात कही इस आयोग ने। और जो तीसरा बिंदु था उस बिंदु में इस आयोग ने कहा कि जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। जो चौथा पॉइंट था इस मुसलमान बच्चों की शिक्षा के लिए इस भारतीय शिक्षा आयोग का, इस भारतीय शिक्षा आयोग ने कहा कि मुसलमान बच्चों के प्रगति की रिपोर्ट भी अलग से बनाई जाए और उस प्रगति रिपोर्ट का आकलन किया जाए। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा के सबसे पहले हमने देखा कि उक्त घोषणा पत्र में इस आयोग ने क्या सुझाव दिया। उसका हमने देखा कि प्राथमिक शिक्षा के बारे में इस आयोग ने क्या सुझाव दिया, माध्यमिक शिक्षा के विषय में सुझाव दिया, उच्च शिक्षा के विषय में सुझाव दिया, स्त्री शिक्षा के विषय में सुझाव दिया और साथ ही साथ मुस्लिम बच्चों की शिक्षा के विषय में सुझाव दिया। अब आइए हम देखते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग का मूल्यांकन, उसका गुण। आइए हम लोग देखेंगे भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का मूल्यांकन। सबसे पहले हम देखते हैं इसका गुण। तो जो ये रिपोर्ट थी, ये जो भारतीय शिक्षा आयोग था, यह वास्तव में एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी इस आयोग में। लेकिन जब हम कोई भी कार्य करते हैं, जब इसका बारीकी से अध्ययन किया गया तो देखा गया कि इसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ इसमें इसके दोष हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का क्या गुण था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हंटर कमीशन ने या भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि इस आयोग ने जो 1854 में उनका घोषणा पत्र में जो घोषित शिक्षा नीति थी, जो वर्णित भारतीय संबंधी सुझाव थे, इसको इस आयोग ने सब दोबारा फिर दोहराया। दूसरा इसमें जो पॉइंट है इसके गुण में वो ये है कि धार्मिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में भेदभाव का अंत किया। भारतीय शिक्षा आयोग ने धार्मिक क्षेत्र में भेदभाव का अंत करके और समान नीति अपना करके इस आयोग ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया, एक बहुत ही अच्छा कार्य किया। इसमें जो तीसरा इसका बिंदु था इसके गुण का वो ये था कि प्राथमिक शिक्षा का जो भार था वह स्थानीय निकायों पर छोड़ दिया इस भारतीय शिक्षा आयोग ने, जिससे कि जन शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। जो इसका चौथा पॉइंट है, चौथा बिंदु जो है इसका वो ये है कि माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का भार जो कुशल और जो धनी लोग थे उनके ऊपर छोड़ दिया गया, जिससे कि भारतीय लोगों में आत्मविश्वास आया। भारतीय लोगों में इससे आत्मविश्वास ज़्यादा आत्मविश्वास आया कि उनके ऊपर ही उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का भार छोड़ दिया गया। और जो नंबर 5 है इसमें वो ये है कि जो सहायता अनुदान की जो शर्तें थी उसको सरल बनाने की संस्तुति इस भारतीय शिक्षा आयोग में की गई थी। जो इसमें जो छठा बिंदु है वो ये था कि प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चों की जो शिक्षा थी, जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा थी, उसमें क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बना करके और उसका विस्तृत प्रचार प्रसार करके इससे उसमें भी सहायता मिली। इसके मतलब जब शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाया गया तो उससे भारतीय भाषाओं के प्रचार और प्रसार में
सहायता मिली। जो 7वां पॉइंट है या अगला पॉइंट जो है वो है कि स्त्री शिक्षा, मुसलमान बच्चों की शिक्षा और पिछड़ी जाति के बच्चों की शिक्षा के संबंध में भी इस अनुदान ने विशेष सुझाव दिया था। उनके लिए अलग से विद्यालय खोलने की बात कही थी। और जो नंबर 8 है कि शिक्षक प्रशिक्षण को भी विशेष महत्व भारतीय शिक्षा आयोग में दिया गया था। महिलाओं के लिए अलग से प्रशिक्षण विद्यालय खोलने की बात कही गई और पुरुषों के लिए अलग से प्रशिक्षण विद्यालय खोलने की बात इस भारतीय शिक्षा आयोग ने कही थी। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा कार्य इस आयोग ने किया, भारतीय शिक्षा आयोग ने किया कि जितने भी शिक्षा के जितने भी स्तर थे, चाहे प्राथमिक स्तर हो, चाहे माध्यमिक स्तर हो, चाहे उच्च स्तर हो, सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई और वहाँ के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की बात इस भारतीय शिक्षा आयोग ने की। तो आइए अब हम देखते हैं इस भारतीय शिक्षा आयोग का दोष। भारतीय शिक्षा आयोग का दोष, तो इस आयोग का सबसे पहला दोष ये था कि इस भारतीय शिक्षा आयोग ने 25 वर्ष पहले जो निर्मित उड का घोषणा पत्र था, उड के घोषणा पत्र की संस्तुतियों को लगभग पूरा ही दोहरा दिया था। जबकि हम सभी जान रहे थे कि हमने पढ़ा कि 25 वर्ष के बाद जो देश की परिस्थिति थी या देश की जो आवश्यकता थी उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका था। और जो दूसरा बिंदु है ये है कि शिक्षा को पूरी तरह से जो स्थानीय निकाय थे या जो व्यक्तिगत स्तर पर स्थापित करने में से जो शैक्षिक स्तर था उसमें गिरावट आई थी। जो स्थानीय निकायों को शिक्षा प्रदान की गई या जो धनी वर्ग के लोगों के हाथ में शिक्षा जाने की बात कही गई, तो इससे शिक्षा के स्तर में गिरावट आ गई। और अगला पॉइंट जो है वो ये है कि इस आयोग ने अंग्रेजी भाषा को, अंग्रेजी संस्कृति को मतलब पूरी तरह से इसका वर्चस्व इस भारतीय शिक्षा आयोग में देखने को मिला या इस पूरी तरह से इसका वर्चस्व अपने आयोग ने बनाए रखा। और नंबर 4 है इसमें कि जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा में जो शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही गई, उसमें कहा गया कि उच्च शिक्षा के लिए विद्यालयों में वही शिक्षक नियुक्त होंगे जो यूरोपीय विश्वविद्यालयों से पढ़ करके आए होंगे। उन व्यक्तियों को वरीयता प्रदान करने की बात कही गई, जिससे कि सरकार की भेदभाव वाली नीति यहाँ हमें देखने को मिलती है, जो कि दोषपूर्ण नीति है। और सबसे अंतिम जो इसमें एक बिंदु है वो है कि मुसलमान बच्चों के लिए जो पृथक से विद्यालय खोलने की बात की गई, इससे कहीं न कहीं सांप्रदायिकता और भेदभाव को बढ़ावा इस भारतीय शिक्षा आयोग ने दिया। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और ये जो टॉपिक था भारतीय शिक्षा आयोग 1882 या जिसको कि अध्यक्ष के नाम पे हंटर कमीशन भी कहा गया, ये हमारा टॉपिक आज यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।